हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज आपके सामने लाया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये आज है संडे, तो संडे धमाका। आपको पता है कि एवरी संडे को संडे धमाका यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। और आज मैं आपके लिए 100 क्वेश्चन लाया हूँ। इस वीडियो में आपको साइंस का प्रश्न, सोशल का प्रश्न, मैथ का प्रश्न, हिंदी और इंग्लिश का ग्रामर मिलेगा। हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर मिलेगा। ठीक है, तो आप इस टेस्ट को पूरा लगाइए, वीडियो को शेष लेकर आखिर तक देखें। ठीक है, और अपना उत्तर अपने कॉपी पे नोट करते जाएं। जो सही है सही, गलत है गलत करते जाएं। लास्ट में मुझे कमेंट करें कि 100 क्वेश्चन में कितने बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मिसलेनियस टेस्ट होने वाला है, तो रेडी हो जाइए फटाफट वीडियो को शेष लेकर आखिर तक देखने के लिए। मैं एकदम चलता हूँ फटाफट। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न क्या बोलता है। तो चलिए, सबसे पहला हमारा सवाल है कि सिकंदर कहाँ का निवासी था। सिकंदर कहाँ का निवासी था? रोम का, चीन का, यूनान का या मिस्र का? तो आपको इसका आंसर पता है, सिकंदर जो है यूनान का निवासी था। ठीक है, फटाफट आंसर देने की कोशिश करेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा प्रश्न को हम लोग हल कर पाएँ। ओके, अगला सवाल देखें। अगला सवाल यहाँ पे है कि टाटा एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? टाटा एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन देखें यहाँ पे 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में। इतना बार मैं आपको पढ़ा दिया हूँ कि आपको याद भी हो गया होगा। टाटा आयरन एंड स्टील की कंपनी की स्थापना 1907 में हुई थी। ठीक है, अगला सवाल है, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फिरोज शाह मेहता ने, बाल गंगाधर तिलक ने, दादा भाई नौरोजी ने या महात्मा गांधी ने? तो आपको पता होना है इसका आंसर क्या होगा। सी होगा, दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था। अगला सवाल है, अल हिलाल नामक संपादक किसने? अल हिलाल के संपादक कौन थे? मतलब अल हिलाल एक पत्रिका था, उसका संपादक किसने किया था? मोहम्मद अली ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, महात्मा गांधी ने, सर सैयद अहमद खान ने? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हम आपको इसमें होमवर्क भी देते जाएंगे। ठीक है, और आपको नीचे होमवर्क का कमेंट करते जाना है। ठीक है, होमवर्क बहुत सारा देने वाले हैं, तो एकदम वीडियो को स्किप नहीं करना, शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, पूरा देखिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। हीराकुंड बांध कहाँ है? हीराकुंड बांध कहाँ है? कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, बिहार में, उड़ीसा में? हीराकुंड बांध कहाँ है? तो हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में है। अब आपके यहाँ पे पहला होमवर्क ये है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर? ये पहला होमवर्क। सब होमवर्क नीचे कमेंट करेंगे, एक बार एक ही कमेंट में सारा करेंगे। ठीक है, एक ही कमेंट करेंगे, सारा वहाँ पे लिख देंगे होमवर्क। ठीक है, तो होमवर्क नोट करते जाओ कि हीराकुंड बांध किस नदी पे है बना हुआ। अगला सवाल देखिए, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ कौन है? गोंद, टैनिन, रेजिन। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ कौन है? गोंद, टैनिन, रेजिन। तो पौधे में ये सभी के सभी क्या है? उत्सर्जित पदार्थ है। पौधे में सभी के सभी क्या है? उत्सर्जित पदार्थ, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला सवाल यहाँ पे है, तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? हिंदी में, अंग्रेजी में या मराठी में या कोंकणी में? तो इसका आंसर होता है मराठी में। ठीक है, तिलक ने केसरी का प्रकाशन जो है मराठी में किया। चलिए नेक्स्ट, सेकंड आपको होमवर्क यहाँ पे मिलने वाले हैं। सेकंड होमवर्क ये है कि कोंकणी जो भाषा है वो कहाँ बोली जाती है? कोंकणी भाषा मुख्य रूप से कहाँ की भाषा ये है? ठीक है, कोंकणी। ओके, अगला सवाल देखें। निम्न में से सबसे जहरीला गैस कौन है? निम्न में से सबसे जहरीला गैस कौन है? CO2, SO2, CO या Cl2? तो सबसे जहरीला गैस जिसको दम घुटने वाला गैस भी बोला जाता है, और वो है CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सबसे जहरीला गैस है। अगला सवाल है, दो या दो से अधिक अभिक्रिया के संयोजन से बनी अभिक्रिया क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक अभिक्रिया के संयोजन से बनी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? संयोजन। दो या दो से अधिक अभिक्रिया के संयोजन, देखो संयोजन होगा, संयोजन मतलब मिलना, तो उसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। अगला सवाल है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र इनमें से कौन है? C2H5OH, C6H12O6, C6H12O6। तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, जो कि ऑप्शन में है नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका पता क्या है? एथेनॉल। एथेनॉल का सूत्र ये है C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज का है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं
कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है किसको, विद्युत मोटर जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो विद्युत जो मोटर होता है, देखते हैं घर में मोटर लगा रहता है, बटन चालू करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो पानी मतलब भरना शुरू होता है, मोटर के नाम से तो ही ज़्यादा लोग जानते हैं, है ना। तो मतलब विद्युत ऊर्जा उसमें हम डालते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा जनरेट हो जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और अगर आता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तो वो हो जाता है जनरेटर हो जाता है, जिसका डायनमो हो जाता है। अगला सवाल देखें, निम्न से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, किस धातु को, पोटेशियम को, सोडियम को, लिथियम को, इनमें से सभी किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, और वो हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि सभी को जो है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, याद रखेंगे सभी को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ये धातु है ना, धातु सामान्य रूप से कठोर होता है, लेकिन ये धातु फिर भी इसको चाकू से काटा जाए, एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। सोडियम को कहाँ रखा जाता है, सोडियम को कहाँ रखा जाता है, पानी में, मिट्टी के तेल में, एल्कोहल में, सभी में। तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, मिट्टी के तेल, जिसको किरोसिन बोलते हैं, किरोसिन, है ना। सोडियम को किरोसिन तेल में रखा जाता है या मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है। और आपका पानी जो है फास्फोरस को, श्वेत फास्फोरस होता है, उसको पानी में रखा जाता है। अगला है, निम्न से कौन हार्मोन है, मुख्य हार्मोन है, इनमें से कौन जो है मुख्य हार्मोन है, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन। अभी सबका होमवर्क देंगे, इसका बहुत बड़ा होमवर्क मिलने वाला आपको, नोट करेंगे, ठीक है। और लिखना, होमवर्क लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि जो लिखता है वो हमेशा याद रखता है। मुख्य हार्मोन जिब्रेलिन को बोलते हैं, ठीक है, जिब्रेलिन को मुख्य हार्मोन बोलते हैं। अब ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, इन सब का एक एक कार्य लिखना आपको होमवर्क में, एक एक कार्य, ठीक है। कमेंट कर, देखता हूँ कौन कौन बंदा है जो पूरा कमेंट करता है। आप पूरा किताब छान डालो, तभी तो आपके दिमाग में जब नई बात आ जाती है और आपको जब कमेंट करने के लिए बोला जाए तो हो सकता है यार कैसे लिखें, नहीं, आप टाइप करो, बोल के लिखो, चाहे जैसे भी लिखो, किताब देखो, याद नहीं तो किताब देखो, लेकिन लिखो होमवर्क, तब आपको याद होगा, ठीक है। ये होमवर्क आपको रहा, ठीक है, इसका चारों का एक एक कार्य लिखना है, ठीक। अगला सवाल देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, तो फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, फैराडे, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, फरवरी 17 में, नवंबर 17 में, अप्रैल या सितंबर, तो नवंबर 7 नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला सवाल देखिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस कब मनाया था, 17 मार्च, 15 मार्च, 19 मार्च या 22 मार्च। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च, वाटर डे, है ना, जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल से अलग किया गया था, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अगला सवाल है जी कि इनमें से किसको तृतीय क्षेत्र भी कहा था, बहुत अच्छा समझते हैं, तृतीय क्षेत्र इनमें से किसको कहा था, सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को। तो इसका आंसर क्या होगा, सेवा क्षेत्र को जो है तृतीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर ए सही होगा। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं, याद कर लो, ये बहुत बार मैं सवाल बताया हूँ और आज जब भी सवाल आएगा तभी मैं बताऊंगा, ठीक है, बिकॉज इसी तरह सवाल आपको मिलेगा एग्जाम में देखने को। औद्योगिक क्षेत्र को जो है द्वितीय क्षेत्र कहा था, ठीक है, और इसको कहा था तृतीय क्षेत्र, ये बात याद रखें। चलिए अगला सवाल देखते हैं, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ, मतलब इनमें से कौन स्थल है जहाँ पे यूरेनियम सबसे ज़्यादा प्रमुख स्थल है, डिगबोई, झरिया, घाटशिला या जादूगोड़ा। तो यूरेनियम का सबसे प्रमुख उत्पादक स्थल है वो है जादूगोड़ा, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर होगा वो डी, सही आंसर होगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा था, किस शहर को वित्तीय राजधानी कहा है, मुंबई, दिल्ली, पटना, बेंगलुरु। वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा है, तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा था, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। ओके, उम्मीद है कि आप 100 में 100 बनाओगे। मैथ का भी सवाल यहाँ पे है, हिंदी व्याकरण भी मिलेगा आपको, इंग्लिश ग्रामर भी मिलेगा और साइंस का भी मिलेगा। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, फिर इसमें भी होमवर्क देने वाले हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, 90/60, तो इसका आंसर होगा 120/80, ठीक है। 120/80 को स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर होता है। आपका इसमें चौथा होमवर्क जो मिलेगा वो ये है कि 120/80 लिखते हैं, 120 को किस नाम से जाना जाता है ना, और जो 80 है इसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। आप पता है, किताब में खोजिए आप
कि 120 को किस नाम से जाना जाता है, मतलब जो ज़्यादा यहाँ पे है, और जो 80 है उसको किस नाम से जाना जाता है। समझ रहे हैं होमवर्क मेरा? हम इंग्लिश में बता, सिस्टोलिक डिस्टोलिक होता है ना, आप इसको हिंदी में लिख लिएगा, ठीक है, कमेंट करके, या तो इंग्लिश में भी लिखिएगा, लेकिन किसको सिस्टोलिक बोलते हैं किसको डिस्टोलिक बोलते हैं आपको जानना है, ठीक है। ये होमवर्क आपका। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जमीन, मुद्रा, खेतों का कागजात या माल गुजर रसीद। तो सबसे इंपॉर्टेंट वो है मुद्रा, है ना, पैसा, रुपया जिसको बोलते हैं, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, बैंकों का बैंक किस बैंक को कहता है? बैंकों का बैंक, फादर ऑफ बैंक, है ना, बैंकों का बैंक उसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, आरबीआई को, है ना, आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक बोला जाता है, ठीक है। इसका स्थापना आपको पता है 1 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, ठीक है, और 1 अप्रैल 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, 1 अप्रैल। इसीलिए हर साल 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है वो वित्तीय वर्ष होता है भारत में, ठीक है। अगला सवाल है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंकों का उसमें 14 बैंक थे, तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1969 में। इतना बार मैं सवाल दे रहा हूँ ना ताकि दिमाग में सेट हो जाए, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम में, इतना समझ लो, बस रिविजन करने भर दे रही है, रिविजन करो मस्त से। ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, या घटता बढ़ता है, नहीं या कोई नहीं। तो ताप बढ़ने पे अर्धचालक का प्रतिरोध जो है घटता है, ठीक है। क्या होता है? घटता, कन्फ्यूजन नहीं होना है। और अगर चालक बोल देगा ना, चालक, ताप बढ़ने पे चालक का प्रतिरोध तो बढ़ेगा और अर्धचालक का प्रतिरोध घटेगा। फिर आपका होमवर्क यहाँ पे मिलेगा, आप 2 अर्धचालक का नाम बताएं। 2 अर्धचालक कौन कौन, 2 पदार्थ बताएं जो अर्धचालक हैं, समझ रहे हैं ना। अर्धाती तत्व में बताना, तत्व में जो 118 तत्व है ना उसी में से, तो 2 अर्धचालक का नाम बताइए, बाकी चालक तो बहुत सा जानते हैं आप। अगला सवाल है, स्वयं सेवक संघ की स्थापना का 5 होमवर्क दे चुका हूँ मैं, सभी का कमेंट आना चाहिए, देखना चाहता हूँ मैं सबका किसका किसका आंसर आता है। आप किताब से खोजो, जहां से भी खोजो, लेकिन आंसर होमवर्क देख के दो ताकि वो बात आप दोबारा भूलो नहीं। 1925 में स्वयं सेवक संघ की स्थापना, है ना, KB हेडगेवार ने किया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, तो अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला है, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, कब लगाया था, है ना। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय, सवाल पूछा जाएगा कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था 1868 में। 1868 में लगाया था। उस समय एक व्यक्ति, प्रति व्यक्ति जो आय था वो 20 रुपये था, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय पर व्यक्ति था, एक व्यक्ति पे 20 रुपये थे, ठीक है, 1868 में। अगला सवाल है, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो गरीबी रेखा के नीचे, जिसको BPL बोलते हैं ना, BPL, तो गरीबी रेखा के नीचे जो रहने वाले लोग हैं उसकी प्रतिशत है 41.4, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार ये बताया जा रहा है। 2011 के, जब 2021 में जनगणना होगा तो ये शायद सवाल चेंज हो सकता है। अगला सवाल देखें, सिपाही विद्रोह कहाँ हुआ, कहाँ से शुरू हुआ था? सिपाही विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? झांसी से, कानपुर से, लखनऊ से, मेरठ से। तो मेरठ से सिपाही विद्रोह हुआ था, ठीक है। मंगल पांडे थे जहाँ पे इसका मतलब चिराग सुलगाया था, आग लगाया था, ठीक है। तो मेरठ से सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था, ठीक है। अगला सवाल है, आय एवं उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? आय एवं उपभोग, आय मतलब इनकम, उपभोग मतलब खर्च। अब इनकम करेंगे और खर्च करेंगे और उसका अंतर कर लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे बचत। मान लीजिए मैं 20 रुपये कमाया और 10 रुपये खर्च कर दिया, तो इन दोनों का अंतर कीजिए, माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यही हमारा क्या है? बचत है, इसी को तो बोलते हैं हम बचत, ठीक है। अगला सवाल देखो मैथ का सवाल आ गया, कितना नंबर सवाल? 29 से 30 नंबर, अच्छा 31 सवाल आ गया कि घटना घटने और घटना नहीं घटने की प्रायिकता क्या होता है? घटना घटने, घटना नहीं घटने की प्रायिकता जो होता है उसका योग जो होता है वो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। जैसे एक हेड है और टेल 2 सिक्का है, अगर मैं बोलूं हेड आने की क्या प्रायिकता है तो आप बोलेंगे सर 1/2, क्योंकि एक हेड एक ही बार घटना घट रहा और बाकी टोटल 2। तो नहीं, हेड नहीं आने की क्या प्रायिकता है? तो हेड नहीं आने की प्रायिकता तो एक ही बार है, यही तो फिर हेड नहीं मतलब टेल आएगा, तो 1/2। अब इनको जोड़िएगा तो कितना होगा? देखो एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो गया? 2/2 हो गया, कितना आ गया? 1 आ गया। यही होता है घटना घटने, घटना नहीं घटने की प्रायिकता का योग जो होगा वो 1 होगा। 2 वृत्तों की त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, इनके क्षेत्रफलों का अंतर क्या होगा? यहाँ पे माने कि पाई में दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल का अंतर निकालते हैं। पाई r² होता है, बड़ा वाला 8 है तो 8 स्क्वायर, इसको भी करेंगे पाई r², पाई कॉमन, 8 × 8 = 64, 66 ये कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। पाई कितना जाएगा? देखिए तो घटाइए इसको, 14 में से 6 गया 8 और 5 में से 3 गया 2, 28, है ना। कितना हो गया? 28 पाई हो जाएगा। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
14 में से 6 गया 8 हो जाएगा, और 5 में से 3 गया 2, ठीक है 28 भाई। अगला सवाल देखिए कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा। 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या, विषम संख्या समझ रहे ना, यानी कि एक संख्या x से मानेंगे तो दूसरा संख्या क्या होगा, x+2 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, x+4 हो जाएगा, x+6 हो जाएगा। इनका माध्य कितना बोलता है, 6 है, यानी कि 6 माध्य बराबर फॉर्मूला होता है कि सभी संख्याओं का योग, तो एक संख्या यहाँ लिखा, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, और कितना संख्या है टोटल, जितना संख्या उससे डिवाइड कर देना है। 4 है, 6 चौक 24 हो जाएगा, यहाँ देखो 1 2 3 4x, ठीक है, और यहाँ देखो 4 2 6 6 6 12, तो 12 इधर आके घट जाएगा, ये 12 को हम इधर ले चलाते हैं तो घट जाएगा, तो बचेगा 12, 4x समझ रहे ना, 12 प्लस में इधर आकर माइनस बनता है ना, 4 3 12, x का वैल्यू कितना गया 3 आ गया, तो बोला सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या यही तो था ना, x+6 है, यानी कि 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। छोटी संख्या बोलते तो हमारा 3 ही आंसर होता, ठीक है। अगला सवाल कि 2 + 4 cos² 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो इसको बनाना पड़ेगा, बहुत ईजी सवाल है। 2 + 4 cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर होता है। 2 प्लस क्या होगा, 1 2 2 दूना 4, ये कट जाएगा, तो 2 प्लस यहाँ पे 1 बचा, 1 कितना गया 3, यही हमारा आंसर हो गया, क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगला है कि cos थीटा बराबर x है तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, x के रूप में लाना है, तो हमको tan का फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बाई cos, यही फॉर्मूला होता है ना। तो cos का तो वैल्यू दे रहा है लेकिन sin का वैल्यू नहीं दे रहा, sin को भी चेंज करना पड़ेगा हमको। sin को cos के रूप में देखिए, कोई फॉर्मूला याद कीजिए, sin का कोई फॉर्मूला जो cos के रूप में आता है, बोलेंगे यस सर आता है, 1 - cos² थीटा का ओवर रूट, ये आता है, ठीक है, और नीचे है कितना, cos थीटा। तो क्या करेंगे, देखो 1 - cos थीटा का वैल्यू कितना दिया, x दिया, तो x² थीटा x², और ये cos थीटा का वैल्यू कितना x है, तो देखिए ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, 1 - x² बाई x दिख रहा है, ऑप्शन हमारा बी में दिख रहा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि बिंदु जो दिया हुआ ये किस पाद में स्थित है, तो आपको मैं बताया था कि आपको ये क्या लिखा वो नहीं देखना है, बस इसका निशान, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो ये है पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव में, ये क्या है नेगेटिव में है, नेगेटिव में, और ये मैं आपको बताया था, याद रखिएगा, फर्स्ट प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें होता है प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होगा, इसमें प्लस माइनस होगा। अब देखिए आप क्या प्लस माइनस, तो प्लस माइनस किस में दिख रहा, चौथा में दिख रहा, यानी कि चतुर्थ पाद, आंसर डी। ओके, अगला सवाल है कि निम्न से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ओके, तो यहाँ बोला जा रहा कि कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। प्रायिकता आपको पता है कि जो प्रायिकता होता है वो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, है ना, या तो 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा, यही होता है प्रायिकता, यानी कि 0 रहे या 0 से बड़ा रहे, या 1 रहे या 1 से छोटा रहे। 1 से बड़ा रहे, ना तो 1 से बड़ा होना चाहिए ना तो 0 से छोटा होना चाहिए, तो अगर ऐसे होगा तो प्रायिकता नहीं होगा। ये देखो 0.35, ये क्या 0 से बड़ा है कि नहीं, बोलो 0 से बड़ा है मतलब ये है प्रायिकता, ये भी है 0 से बड़ा मतलब है प्रायिकता। ये देखिए 9 पॉइंट आ गया तो डायरेक्ट पता चला कि 1 से बड़ा हो गया, तो ये प्रायिकता नहीं होगा। ये 60%, ये भी निकाल लो, परसेंट को क्या करने चले जाएंगे तो 100 होता है, काटेंगे कितना आएगा 6/10, तो पॉइंट में आ जाएगा आंसर, यानी कि प्रायिकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है वो प्रायिकता नहीं हो सकती है। अगला सवाल देखो कि यहाँ पे तो सवाल मैं बहुत बार बनाया हूँ कि यदि ए बी सी किसी त्रिभुज का कोण दिया हो तो इस sin b+c/2 किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे सवाल क्या होता है कि त्रिभुज अगर दिया हो तो त्रिभुज का तीनों कोण का कितना होता है जोड़, त्रिभुज का तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा, तीनों कोण का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री होता है, जानते हैं ना कि त्रिभुज का तीनों कोण का जोड़ 180 होता है। इसको क्या करेंगे, देखो b+c दिया हुआ है तो हम क्या करें, यहाँ पे b+c यहाँ पे लिख देते हैं, b+c बराबर 180 माइनस a हो जाएगा, और दोनों तरफ से डिवाइड करते हैं 2 से, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये तो हमारा ऐसे ही रह जाएगा b+c, कर सकते हैं ना दोनों तरफ से डिवाइड, जब भी कोई काम करना पड़ेगा दोनों तरफ से कर। आपको पता है रोटी दोनों हाथ से बनती है, एक हाथ से नहीं, तो यहाँ पे अगर अलग अलग करें तो 180/2 हो जाएगा माइनस a/2, कर सकते हैं, ये 90 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो b+c/2 है, इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस a/2, क्योंकि ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं sin 90 माइनस a/2, ठीक है। तो sin 90 माइनस a/2 क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे cos a/2, a/2 क्या हमारा थीटा है, तो हमारा लिखेंगे cos a/2, सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखो,
6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। जब भी आपका सवाल ऐसा आ जाता है कि कितने घन बनाए जा सकते हैं, कितनी संख्या हो सकता है, तो दोनों का आयतन निकालना, चाहे भुजा, चाहे घन दिया रहे, चाहे बेलन दिया रहे, चाहे शंकु दिया रहे, चाहे घनाभ दिया, कुछ भी दिया रहे, अगर शंकु को बेलन में बदलेगा तो कितनी संख्या बनेगा, तो दोनों का आयतन निकाल के डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे शुक्रिया मनाइए कि यहाँ पे घन ही दिया जा रहा है, 6 सेंटीमीटर वाला घन है और 2 सेंटीमीटर वाला घन बनाया जा रहा है, मतलब घन ही का आयतन लिख रहा है दोनों का, और दोनों को डिवाइड कर दें तो घन का आयतन क्या होता है 6 गुना लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, मतलब भुजा क्यों होता है, और घन इधर भी घन का आयतन उधर भी घन का आयतन, 2 तिया 6 2 तिया 6 2 तिया 6 3 तिया 9 9 तिया क्या हो जाएगा 27। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखें कि बिंदु दिया हुआ इन दोनों के मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। तो मूल बिंदु की दूरी का फॉर्मूला होता है x² + y² का ओवर रूट, ये होता है ना मूल बिंदु दूरी का फॉर्मूला, ये होता है। ठीक है, अब इसका मूल बिंदु कैसे निकालेंगे, हमारा x कितना दिया हुआ है -4 का ये दिया हुआ है। ठीक है, और y क्या कितना दिया हुआ -4 का होल स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो √4 का स्क्वायर कितना होगा, √4 का स्क्वायर तो 4 ही होगा, क्योंकि रूट में है, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ भी 4, तो कितना हो गया 8 हो जाएगा। 8 को जब तोड़ोगे तो 2√2 में टूटेगा, है ना, 2√2 में टूटेगा, क्योंकि 8 को तोड़ेंगे तो √2 गुना √2 गुना √2, इसका जोड़ा निकल जाता है बाहर, तो ये हमारा आंसर हो गया, आंसर सी। ओके, अगला सवाल देखो, कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, फिर से साइंस रिपीट हो गया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन इनमें से। तो आपको मैं बताया संतृप्त और असंतृप्त, संतृप्त में एल्केन ग्रुप आता है और असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन आता है। तो CH2 यहाँ पे देखिए, C2H6 देखें, CH2 आखिर क्या है, C2H2 क्या है, C2H6 क्या है, C2H4 क्या है, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे देखा जा रहा, तो एक मिनट, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपको एल्केन में, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये। अब इस रूप में कौन अरेंज होगा, अगर मानते C1 है, ठीक है, 1 मिलते हैं, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 होना चाहिए, फिर तो ये होगा नहीं। ठीक है, ये तो ऑल, अगर 2 लेते हैं तो देखो 2 यहाँ पे सेट करते हैं, तो 2 दूना 4 2 6, जो कि इसमें सेट कर रहा है ना, ये है मेथेन, एथेन का है। ठीक है, C2H6, तो हमारा आंसर होगा यही डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था, तो ओहलर ने किया था। ठीक है, बोहलर, ओहलर, कहीं कहीं ओहलर लिखता है, ऐसे लिखता है, कहीं कहीं बोहलर लिखता है। ठीक है, ओहलर ने किया था, आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निम्न से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है। तो आप देखें यहाँ पे कि सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा। तो आप यहाँ क्लोरीन का देखेंगे तो 2 8 7 होता है। ठीक है, तो ये एक ग्रहण करने में एकदम एक्टिव है ना, तो ये क्या करता है, ग्रहण कर लेता है एक, तो यहाँ पे Cl ये -1 होता है, ये सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न से कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन है, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण करने के सूर्य का क्लोरोफिल की भी आवश्यकता पड़ती है, सूर्य का प्रकाश की भी आवश्यकता पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऑक्सीजन तो मानव की आवश्यकता पड़ता है सांस लेने के लिए। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कहीं कहीं पर यही सवाल आता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, नहीं लिखा रहेगा, नहीं जो है वहाँ पे लिखा नहीं रहेगा, और यहाँ पे लिखा रहेगा इनमें से सभी, तो फिर इसी के हिसाब से आपको आयरन देखना पड़ेगा, आंसर देखना पड़ेगा। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है। जब एक धातु जो है पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। लार का पीएच मान कितना होता है, लार का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, लार का पीएच मान कितना, 7.4 1.2 6.5 2.24, तो लार का पीएच मान हो जाएगा 6.5। ठीक है, 6.5 जो लार का पीएच मान होता है। ये तो देखें 7.4, ये पता है रक्त का, याद कर लेना बच्चा कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 1.2 जब 1 रहता है ये अमाशय अम्ल का, अमाशय में जो अम्ल होता है, और 2.24 देता है ये नींबू का पीएच मान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन रियर व्यू दर्पण है, मतलब रियर व्यू समझ रहे हैं ना, पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, समतल, उत्तल, अवतल या लेंस। तो पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल है कि दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु यानी कि जो दर्पण बना होता है ना इस तरह से, तो यहाँ पे जो पॉइंट होता है उस मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल, यानी कि उसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला सवाल है कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो परमाणु द्रव्यमान निकालना बहुत ईजी है। कैल्शियम का आप
परमाणु संख्या पहले पता होगा, उसको दुगना कर दीजिएगा। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 20 होता है ना। तो 20 को दुगना कर दीजिएगा, ठीक है, लगभग जो है 40। तो यही आंसर हो जाएगा। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 40 होता है। चलिए तो अगला सवाल पढ़ते हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो देख रहे हैं 1 नैनोमीटर जो होता है 10⁻⁹ के बराबर होता है। ये सी आंसर होगा, ठीक है। अब आपका फिर होमवर्क यहाँ पे मिलने वाला है। देखो होमवर्क जो दे रहा हूँ ना, आप इसको ऐसा मत समझना कि इग्नोर मत कर दीजिएगा, ठीक है। इसका होमवर्क का जवाब दीजिएगा, तब मैं समझूंगा कि आप पढ़ रहे हो। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ के बराबर होता है। आप बोले 10⁻�6 को क्या बोलते हैं? जैसे कि 10⁻⁹ को बोलते हैं नैनोमीटर, तो 10⁻�6 को क्या बोलते हैं? 10⁻10 को क्या बोलते हैं? 10⁻12 को क्या बोलते हैं? ये आंसर है, होमवर्क है आपका, छठा होमवर्क है। अगला सवाल है, इनमें से कौन अक्रिय गैस नहीं है? क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, सीजियम। अक्रिय गैस यानी कि जो क्रिया नहीं करता है, ठीक है, किसी से क्रिया नहीं करता है। क्रिप्टन भी है, जेनॉन भी है, रेडॉन भी, सीजियम अक्रिय गैस नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला सवाल है, अंडाशय से निकलने वाला हार्मोन क्या है? अंडाशय से निकलने वाला हार्मोन कौन है? चाहे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन या इनमें से सभी। तो अंडाशय से सभी प्रकार के हार्मोन निकलते हैं और ये है स्त्री हार्मोन है, ठीक है, माने कि मादा हार्मोन जिसको बोलते हैं। अगला सवाल है कि दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? ओहो, क्वेश्चन रिपीटेड यहाँ पे हो गया। तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था 1868 में, जो कि क्वेश्चन एक बार रिपीट हो गया। ओके, नेक्स्ट सवाल है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में की गई थी, ठीक है, CSO, ठीक है, इसको बोलते हैं CSO। अगला सवाल है, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 1989 में, ठीक है, 1989 में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। इतना सवाल आपको याद होगा। किस क्षेत्र में सर्वाधिक छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है, और वो है कृषि में, है ना। कृषि में सबसे अधिक छिपी हुई बेरोजगारी मिलती है। मतलब कृषि है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें जो है बेरोजगारी छिपी हुई दिखती है। लगता है लोगों को अरे यार धान उगा रहा है, गेहूँ उगा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कृषि में ही देखने को मिलता है, जो कि सही नहीं है ना। अगला सवाल देखें कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं? बहुत हल्का सवाल है यहाँ पे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलोन कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला सवाल देखिए, जेनेवा समझौता कब हुआ था? बहुत बार पढ़ा है आपको, जेनेवा समझौता कब हुआ, बहुत बार पढ़ा है। 1954 में, 45 में, 55 में, ये कोई नहीं। तो जेनेवा समझौता हुआ था 1954 में। कब हुआ था? 1954 में जेनेवा समझौता हुआ था। याद रखें बात को। देश का प्रमुख कौन होता है? यानी कि देश का, भारत देश का, है ना, प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या भारत का मुख्य न्यायाधीश। यानी कि मुख्य न्यायाधीश मतलब हो गया सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया। तो भारत के देश का जो प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति। क्या होता है? राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, ठीक है, देश का पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति। अगला सवाल देखें कि 2014 में लोकसभा का कौन सा चुनाव होता है? अब ये सवाल इतना बार पढ़ाया हूँ तो मुझे देने में खराब लगता है, कितना बार सवाल की बार दे रहा हूँ। 2014 में कौन सा लोकसभा चुनाव हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 15वां लोकसभा होता है, 15वां। और 2000 सॉरी हम क्या बोल रहे हैं, हम ही गलत बोल रहे हैं, सॉरी। 2014 में जो लोकसभा हुआ था वो 16वां हुआ था, 16वां लोकसभा हुआ था। और 2019 में हुआ था वो 17वां लोकसभा हुआ था, ठीक है। और 15वां लोकसभा हुआ था 2009 में, ठीक है, 2009 में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सही आंसर। ओके, चलिए अगला सवाल है, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? किसान दिवस जो है कब मनाया गया? तो किसान दिवस जो है 23 दिसंबर 1936 को मनाया गया, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 23 दिसंबर 1936 को किसान दिवस सेलिब्रेट किया गया। अगला सवाल है, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं उसी का नाम हो गया मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। इसका क्या आंसर होगा? ये हो जाएगा, ठीक है। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। अगला सवाल है कि कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? कांग्रेस जो है किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था? 31 दिसंबर को, 26 जनवरी को, 12 मार्च को या 6 मार्च को? तो 26 जनवरी 1930 को जो है कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था। और यही वजह है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया। हालांकि संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था। तो यहाँ पे पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 1930 में 26 जनवरी को ही। इसलिए इसी की यादगार के लिए हम लोग यहाँ पे 26
जनवरी को 1950 को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और आपको पता होना चाहिए 26 नवंबर जो है ना, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, ठीक है, संविधान दिवस 26 नवंबर को। सवाल अगर पूछा जाए कि संविधान दिवस कब मनाते हैं, 26 नवंबर को, ठीक है। अगला सवाल है, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, कारण क्या था? मुंबई एक पतन है, मतलब पतन मतलब बंदरगाह है, या कपास उत्पादन क्षेत्र में निकट स्थित है, मुंबई में पूंजी उपलब्ध है। बिल्कुल सभी के सभी यहाँ पे ऑप्शन जो है सटीक है, चूंकि यहाँ पे सारा कुछ था इसीलिए मुंबई यहाँ पे सूती मिल की स्थापना की गई थी। निम्न से कौन जो है नई औद्योगिक नीति के से संबंधित है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो नई औद्योगिक नीति से संबंधित है वो है सभी, यानी कि उदारीकरण भी है, निजीकरण भी है और वैश्वीकरण भी है। अगला सवाल देखिए, 2 तथा 2.5 के बीच आप परिमेय संख्या आपको खोजना है, कौन होगा? तो चलिए यहाँ पे जांचते हैं 1 बाय 1 करके। 4 का परिमेय संख्या कितना होता है? 4 का तो 2 हो जाएगा, ठीक है, और पॉइंट तो जाहिर सी बात 2 से बड़ा होगा। चलिए 15 का देखते हैं, तो 15 छोड़ दीजिए, 15 से पहले अगर 9 देखते हैं तो 9 का परिमेय संख्या कितना होता है? 9 का अगर वर्गमूल निकालता है 3 हो जाएगा। अगर 9 का, जैसे कि 15 यहाँ पे हाँ है √15, तो हम इसे आते हैं √9 ही देखते हैं, तो √9 का 3 आता है, तो √15 का तो 3 से ज़्यादा ही रहेगा। और यहाँ पे 2.5 के बीच ही आना है, तो ये तो कभी होगा नहीं क्योंकि 3 आ गया। अब जब 9 में 3 आ गया तो 15 में जाएगा तो और करीब होगा, 4 के करीब में, चूंकि 16 का 4 होता है, 4 के करीब में आएगा। ये तो और 9 से बड़ा है, ये भी 9 से बड़ा है, तो इसका मतलब पता चलेगा कि ए ही इसका सही आंसर होगा। चूंकि 4.5 का मतलब हुआ कि 4 का जब √4 का 2 होता है तो आगे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात 2 से तो बड़ा ही होगा और इससे छोटा ही होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा। त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होंगी? जब त्रिघात बहुपद हो गया, अल्फा बीटा गामा तीनों होता है, ठीक है, तो त्रिघात बहुपद में 3 शून्य होता है और द्विघात बहुपद में 2 शून्य होता है। यदि समीकरण दिया हुआ bx² + x + c = 0 मूल समान नहीं है, मूल समान नहीं है, इसका मतलब b² - 4ac जो है क्या है? 0 से बड़ा है। सिर्फ बोला गया मूल समान नहीं है, वास्तविक और अवास्तविक नहीं बोला गया है, ठीक है, तो मूल समान नहीं, तो इसका फिर आंसर यहाँ पे ये होगा। अगर b² - 4ac = 0 होता तो मूल वास्तविक भी होता और समान भी होता है, और अगर आभासी होता तो फिर हमारा ये हो जाता है, यानी कि 0 का वैल्यू माइनस में आता है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही, मूल समान नहीं मतलब सी, ठीक है। अगला सवाल देखें कि tan² θ - sec² का किसके बराबर है? बहुत बार सवाल आपसे पूछा जा चुका है, तो आप अगर फार्मूला याद किए होंगे तो फार्मूला ये वाला याद किए होंगे, सब बच्चा आपका पक्का सब ये आंसर दे रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ये आंसर दिए होंगे, लेकिन ये गलत है। sec² θ - ये फार्मूला होता है, sec² θ - tan² θ = 1 होता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा लिखा हुआ है, तो फार्मूला सेटिंग नहीं होगा ना, तो हमको माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन लीजिए। तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो tan इधर आ जाएगा, tan² θ, और ये सेक बन जाएगा माइनस में, क्योंकि माइनस कॉमन ले तो प्लस माइनस बन जाता है और माइनस प्लस बनता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला अभी तो हम पढ़े थे ना, अभी हम पढ़े थे क्या? 1, तो हम इसके जगह पे क्या लिखेंगे? -1 लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ भी माइनस हो जाएगा, जब इधर करेंगे तो इधर भी माइनस हो जाएगा, आप जैसे भी चेंज कर लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका हो जाएगा -1। अब देखिए यहाँ पे सवाल दिया जा रहा है कि ए बिंदु जो -4 0 है और 6 - 4 को मिलाने वाले रेखा खंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो आपको पता है ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो -4 हो जाएगा और x2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा /2, y1 कितना हो जाएगा? 0, y2 हो जाएगा -4 दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा? घट के यहाँ पे देखो तो 2 आ जाएगा, 2/2, यहाँ पे -4/2, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, भाग करेंगे तो काटेंगे 1, यहाँ पे -2, तो 1 - 2 देख रहे हैं ऑप्शन, यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है, इसका सही आंसर। अगला सवाल है कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? मतलब कि आपसे परिमेय संख्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये देखो ये तो अपरिमेय संख्या है, देख रहे हैं ना, क्योंकि इसका तो निकलेगा नहीं रूट, इसका भी निकलेगा रूट। ये देखो 35 और 53 है, कन्फ्यूजन मत होना देखने में, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय कौन? यही है, क्योंकि इन दोनों का गुना करोगे तो आ जाएगा हमारा 24, तो यही आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है कि ग्राफ समीकरणों के ग्राफ संपाती रेखाएं हो तो हलों की संख्या कितनी होगी? मतलब कि संपाती बोलते हैं कि एक ही रेखा पर दूसरा रेखा एक ही रेखा पर दूसरा रेखा हो, ठीक है, यानी कि बहुत बार जब एक रेखा पे दूसरा रेखा खींचेंगे तो देख रहे कितना बार टच कर रहा कोई पता नहीं, कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा, अनंत बार कर रहा, इसको बोलते हैं अनंत हल। क्या बोलेंगे? अनंत हल हो। और अगर समांतर होता तो कोई हल नहीं होता, और अगर प्रतिच्छेद होता तो सिर्फ एक जगह टच कर रहा, मतलब केवल एक हल होता। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 51 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना। शंकु का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले शंकु का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पता है, πr × l + r, ये फॉर्मूला होता है,
ठीक है। तो यहाँ पे तो आर पता है, एल नहीं पता है, क्योंकि एल होता है तिर्यक ऊंचाई, ये होता है ना, यही होता है, और ये होता है एल, और ये हमारा होता है एच, और ये आर। देखो ये दिया हुआ, सॉरी यहाँ पे तो एल भी तिर्यक ऊंचाई भी दे दिया है, और ये भी दिया, बस यहाँ पे सेट कर देते हैं। पाई का वैल्यू 22/7 पाई आर, आर कितना 7 है, और एल कितना 11 + 7, तो इस 7 से कट गया, कितना गया 11 7 कितना जगह 18 हो जाएगा, 18 दूना 36, तो इसको गुना कर लेते हैं, और गुना करेंगे तो देखें यहाँ पे 396 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नहीं था दिया हुआ, इसको हम फिर से सही किए हैं, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि यहाँ पे दे रहा है कॉट थीटा के बराबर कौन है, इनमें से कौन है जो कॉट थीटा के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे साइन बाई कॉस का होता है, साइन बाई कॉस tan होता है, तो ये तो होगा नहीं आंसर। 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ पे कॉट थीटा बोला जा रहा है, इसलिए बी आंसर नहीं करना है। 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे देखें 1/cos सेक, तो ये तो क्या होगा कॉस होगा, अच्छा ये तो खैर होगा नहीं, चूँकि फॉर्मूला इसका होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ऐसे अगर करेंगे कॉसेक इधर ले जाएंगे तो माइनस कॉट बनेगा, कॉट 1 - कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो माइनस होगा, तो यहाँ पे तो प्लस है, तो माइनस में तो होगा नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। अगर सवाल ऐसे रहता कॉट किसके बराबर है, तो यहाँ पे अगर इसका वर्गमूल कर दिया होता तो हो सकता था, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट करेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, अगर ऐसे रहता तो हो जाता, ठीक है, या तो 1/tan रहता तो भी हो जाता हमारा आंसर। चलिए अगला सवाल है कि बिंदु से मूल बिंदु, फिर देखो मूल बिंदु दूरी निकालने बोला है। मूल बिंदु दूरी क्या होता है, x² + y² का ओवर रूट, x कितना है -3 का स्क्वायर, और y कितना -4 का स्क्वायर, तो 3 × 9 4 × 16। ऐसे भी आप जानते हैं पाइथागोरस नियम जानते हैं कि कौन कौन मैं नियम आपको बताया था, 5 इसके आएगा, 5 का ही, ठीक है। अगला अब देखो यहाँ पे सवाल क्या है, एक रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह क्या कहलाती है। एक रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु, तो एक बिंदु पे कैसे प्रतिच्छेद करेगा, अगर हम ऐसे खेले तो क्या एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करा, नहीं कर रहा ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वृत्त को एकदम यहाँ से टच करते हुए एक बिंदु पे प्रतिच्छेद किया, और इस रेखा को क्या बोलते हैं, इस रेखा को बोलते हैं स्पर्श रेखा, क्या बोलते हैं स्पर्श रेखा बोलते हैं, ठीक है। ओके चलिए अगला सवाल देखें। अब देखो यहाँ पे हिंदी व्याकरण शुरू हो गया। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है, बहुत सुंदर होना, आंखों के बीच भाग, या बहुत प्यारा होना, या तारे। आंखों का तारा होना मतलब कि बहुत प्यारा होना, तुम मेरे आंखों का तारा हो, आप सभी स्टूडेंट मेरे आंखों का तारा हो, ऐसे सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। अगला सवाल है वातावरण का संधि विच्छेद क्या है, वातावरण का संधि विच्छेद, तो वातावरण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वात जोड़ आवरण, क्या हो जाएगा, वात जोड़ आवरण, इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है रामायण शब्द किस संज्ञा से का उदाहरण है, व्यक्तिवाचक जातिवाचक। रामायण किसी एक धर्म की किताब का नाम है, ठीक है, धार्मिक ग्रंथ है, तो वो मतलब क्या है, एकदम कंफर्म है, हाँ ये रामायण, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, व्यक्ति। अगर बोल दे धार्मिक पुस्तक तो हो जाएगा जातिवाचक, क्योंकि धार्मिक तो बहुत सारा है, तो धार्मिक पुस्तक कौन सा पता नहीं चल रहा, ठीक है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कोई जो है यहाँ पे किस सर्वनाम का उदाहरण है, कोई आपको बुला रहा है, कोई आवाज़ दे रहा है, कोई आया है, पता नहीं चल रहा कौन आया है, राम है श्याम है, पता नहीं चल रहा, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। अगला सर जिसके लिए काम किया जाए उसे क्या कहते हैं, जिसके लिए कोई काम किया जाए, जिसके लिए आप मेरे लिए यहाँ आओ, तो क्या होगा, संप्रदान कारक, क्या बोलते हैं इसको, संप्रदान कारक बोलते हैं, जिसके लिए। इसका पहचान होता है के लिए या को होता है, के लिए को इसका पहचान होता है, ठीक है, मेरे को पानी दो या मेरे लिए पानी लाओ, है ना, ये हो गया। राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा, ठीक है, तो वो भारत का राष्ट्रभाषा क्या पता आपको, हिंदी जो है वो भारत का राष्ट्रभाषा है। अगला सवाल देखते हैं, पुष्प कौन सा शब्द है, पुष्प तत्सम तद्भव देशज या विदेशज, तो पुष्प जो है ना तत्सम शब्द है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फूल बोलते हैं, फूल, और ये तद्भव हो जाए, टेढ़ा करके बोलना, तद्भव हो जाएगा, अपने भाषा में बोलना, लेकिन जो रियली जो संस्कृत भाषा से जो बना हुआ है ना वो पुष्प, वो क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। ऊ या हर्षऊ या दीर्घ के उच्चारण स्थान क्या है, दंत कंठ ओष्ठ या तालु। ऊ जब बोले ऊ तो इस तरह देखेंगे ओठ से निकल रहा है, ओठ से क्या हो जाएगा, ओष्ठ, आंसर इसका सी हो जाएगा। दंत का अलग है, जैसे कि ता था दा धा, इस तरह बोलते हैं। कंठ से तो का खा, तालु से चा छा जा, देखे बोले तो तालु में टच होता है। का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, का खा गा, का वर्ग मतलब का खा गा घाड़ा पूरा आता है, तो का खा गा जब बोलते हैं कंठ से आवाज निकलता है, कहाँ से निकलता है, कंठ से जब आवाज निकलता है, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है,
देखो नमकीन किसे बना, नमक से बना, और नमक है संज्ञा तो नमक से नमकीन। दयालु किसे बना, दयालु किसी आदमी को बोलते हैं, आदमी है जो दयालु बना, तो आदमी नाम था दयालु बन गया। धनवान मतलब जो धनी व्यक्ति है, फुर्ती से कुछ नहीं, ये तो फुर्ती विशेषण है लेकिन संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा, डी होगा। सवाल बोला कि गया क्या कि संज्ञा से बना हुआ, संज्ञा से बना हुआ विशेषण, संज्ञा कोई आदमी का नाम होगा या कोई नॉन होगा, तो आंसर इसका डी हो गया। ग्रीस कौन सा संधि, ग्रीस, ठीक है, तो गिर जोड़ ईस पढ़े होंगे है ना, गिर जोड़ ईस, तो आंसर क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि, गुण संधि, आर्ध संधि, वृद्धि संधि, ये पढ़े हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो दीर्घ संधि का उदाहरण है ग्रीस। इनमें से कौन, किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है, मतलब कौन सा शब्द है जो अशुद्ध नहीं है, शुद्ध, 3 इसमें से शुद्ध है। अब देखते हैं, देखो अध्ययन लिखा हुआ है, क्या अध्ययन नहीं सही, गलत लिखा हुआ, अध्ययन होता है, अध्ययन होता है, आगामी नहीं होता, आगामी होता है, क्या होता है, आगामी। और उज्ज्वल, ये भी गलत लिखा हुआ है, उज्ज्वल ऐसे होता है, ठीक है, उज्ज्वल। और अधीन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है, अधीन एकदम सही लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा, अशुद्धि नहीं मतलब शुद्ध है, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल है, देखो इंग्लिश का सवाल आ गया, रवि गोज टू स्कूल रेगुलरली। अब यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, तो रवि गोज टू द स्कूल बोलते हैं, या रवि गोज टू ए स्कूल, रवि गोज टू एन स्कूल, या कोई नहीं, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, रवि गोज टू स्कूल रेगुलरली, ठीक है। मिस्टर कलाम इज न्यूटन ऑफ इंडिया, तो मिस्टर कलाम जो बोलते हैं, जिसको मिसाइल मैन बोला जाता है, मिस्टर कलाम, APJ अब्दुल कलाम जिसको बोलते हैं, मिस्टर कलाम द न्यूटन ऑफ इंडिया, क्या बोलते हैं, द न्यूटन ऑफ इंडिया, इसका आंसर ये होगा। दिस इज ए सीक्रेट पैक्ट बिटवीन यू एंड, क्या होगा, आई या मी या वी दे, तो दिस इज ए सीक्रेट पैक्ट बिटवीन यू एंड मी, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला सवाल है, फुल खाली जगह यहाँ पे दिया, फिल इन द ब्लैंक्स कर रहा है, आर ब्रदर्स एंड सिस्टर, वी आर या आई आर, देखो अब आपको समझना पड़ेगा किसके साथ आर लगाते हैं, शुरू में अस तो पहले सब्जेक्ट होता है ना, अस हमेशा ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं, आई के साथ हमेशा एम लगेगा या तो वाज लगेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, वी आर ब्रदर एंड सिस्टर। माई फादर्स वॉलेट लॉस्ट, वॉलेट बोलते हैं पर्स को बोलते हैं, तो माई फादर्स वॉलेट वाज लॉस्ट, क्या बोलेंगे, खो गया, ठीक है, गायब है, गायब था, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा, वाज, हैज नहीं करेंगे। ही इज नॉन किस, ऑप्शन क्या, टू मी, ही इज नॉन टू मी। देखो ये जो फिल इन द जो ब्लैंक्स है ना, ये तो बहुत सारा है, तो आप ना जब भी मैं सवाल देता हूँ तो इसको पढ़ा करो, आपके गाइड में सवाल है तो रोज़ 3 4 5 इसको इस तरह का पढ़ा करो, तो पढ़ते पढ़ते आपको दिमाग में सेट हो जाएगा, अच्छा इसके साथ ये लगेगा, क्योंकि प्रीपोजिशन का मसला कुछ अलग ही है, तो आपको पढ़ने से यहाँ पे दिमाग ओपन होगा। एम्बिशन का आपको बताना है साइनोनिम्स, मतलब पर्यायवाची शब्द बताना है। एम्बिशन मतलब क्या होता है, एम्बिशन मतलब एम होता है, एम, तुम्हारा एम क्या है, यहाँ पे हो जाएगा एस्पायरेशन, क्या हो जाएगा, एस्पायरेशन, इसका साइनोनिम्स हो जाएगा। अगला सवाल है कि ओबीडियंट का एंटो बताना है, एंटोनिम मतलब उल्टा विलोम शब्द बताना है, तो ओबीडियंट मतलब क्या होता है, आज्ञाकारी, आज्ञा मानने वाला। और अनरूली क्या होता है, जो आज्ञा नहीं मानता है ना, अनरूली मतलब जो आज्ञा नहीं मानता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सवाल है कि एक्टिव से पैसिव बनाना, सी हेल्प्ड मी, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को बनाते सब्जेक्ट आई, और ये देखो एक बात ध्यान रखें, एक्टिव से पैसिव बनाने में जिस सेंटेंस जिस फॉर्म में दिया, कि पास्ट में है तो पास्ट ही फॉर्म में बनाएंगे, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही फॉर्म में बनाएंगे, कंटिन्यूस तो कंटिन्यूस ही फॉर्म में बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो भार्य होता है ना, भार्य का तीसरा रूप यूज हमेशा करेंगे, तो आई हो जाएगा, आई के साथ वाज लगेगा, ठीक है, आई वाज, देखो हेल्पिंग कर दिया, तो हेल्पिंग तो होगा नहीं क्योंकि हमेशा V3 यूज होना है। आई वाज देखो बीइंग कर दिया, बीइंग कब लगता है, जब रहा रही रहेगा, ING वाला रहेगा तब, जैसे सी इज हेल्पिंग मी तब होता है आई वाज बीइंग हेल्प्ड बाई हर, लेकिन यहाँ पे सी हेल्प्ड है तो आई वाज हेल्प्ड बाई हर, क्या हो जाएगा इसका आंसर, फिर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखें कि ही सेज आई एम गोइंग टू पटना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, नरेशन बनाना, ही सेज आई एम गोइंग टू पटना, तो ही सेज है ना, सेज को सेज ही रहने दो, और फुल स्टॉप यहाँ पे जो है ये इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट लिखेंगे, ही सेज डैट। देखो यहाँ पे ये क्या है, ये प्रेजेंट में है सेज, जब ये प्रेजेंट में हो तो इसका कोई भी सेंटेंस मतलब चेंज नहीं करेंगे, मतलब कि सेंटेंस प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे से की जगह पे सेड अगर कर दिया होता तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है ना, तो इसको पास्ट कंटिन्यूस हमको बदलना पड़ता, ठीक है। अगर रहता सेड रहता तब, लेकिन सेड नहीं है, सेज है, तो जब सेज है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस को प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहेंगे। बाकी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नोशन, ये आपको करना पड़ेगा। तो ही सेज हो जाएगा डैट, फर्स्ट पर्सन आई किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, ही, तो यहाँ पे देखो आई लिख दिया, यहाँ पे गलत हो जाएगा ही।
देखो वाज लिख दिया, तो हम क्या बोले, जब यहाँ पे सेज है प्रेजेंट में है, सेज क्या होता है प्रेजेंट में होता है, तो पास्ट में देखो कर दिया तो गलत हो गया, तो ही इज गोइंग टू पटना, ये हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि करेक्ट स्पेलिंग बताना है, कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है। FO आपको याद होता है FOREIGN, फॉरेन, फॉरेन का होता है विदेश, क्या होता है विदेश, सुने होंगे ना फॉरेन कंट्री, तो क्या आंसर FOREIGN, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा इसका सही आंसर। और आखिरी सवाल है सूरज के डूबने से पहले मैं घर आ जाऊंगा, सूरज के डूबने से पहले मैं घर आ जाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं पहले बनाएंगे मैं घर आ जाऊंगा, ठीक है, तो आई शैल, देखो कम से तो पहले होगा नहीं, ठीक है, आई शैल कम होम, यहाँ पे मिल आई के साथ विल भी लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे शैल लगा तो शैल को ज़्यादा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, आई शैल कम होम, आई शैल कम होम बिफोर द सनसेट, बिफोर द सनसेट, यहाँ पे क्या बिफोर द सनसेट, बिफोर द सनसेट यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ, तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना पड़ेगा, यहाँ पे देखो केम लिखा हुआ है, तो केम भी चलेगा नहीं, है ना, तो अब देखो पहला ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन दोनों सेम है, मॉडर्न इंग्लिश के पढ़ते साथ तो आई विल ही बोलते हैं और आई शैल ही बोलते हैं, लेकिन आई के साथ ज़्यादा सुटेबल जो है ना शैल का यूज करते हैं, आई शैल कम होम बिफोर द सनसेट, ठीक है, ग्रामेटिकल के हिसाब से आई के साथ शैल यूज करेंगे, लेकिन आजकल बोलने में आई विल भी यूज करते हैं, आई विल गो टू पटना, आई शैल गो टू पटना, दोनों चलता है, लेकिन ग्रामर में आपको जो है ना शैल यूज करना पड़ेगा, आई शैल, ठीक है, तो आंसर भी हो गया। तो मैं यहाँ पे आपको 100 सवाल का यहाँ पे धमाकेदार संडे का टेस्ट कर दिया हूँ, आप मुझे 6 होमवर्क दिया हूँ, 6 होमवर्क को ध्यान रखते हुए कमेंट करना नीचे कमेंट बॉक्स में, और बताना कि 100 सवाल में कितना सही हुआ, आपको मजा आया, आपको नीचे कमेंट करेंगे, अपना राय जरूर देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक वाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, ओके, वीडियो को यहाँ पे लास्ट करता हूँ, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।